अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर काज़ी अदनान आपके साथ मुखातिब है। आज हमने बेसिक्स ऑफ कार्डियोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 में अनस्टेबल एंजाइना और एमआई को डिफरेंशिएट करना है। उससे पहले हम इसकी जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ इसका मोटा कंसेप्ट ये है कि या कोई डिजीज़ या कंडीशन जिसमें देयर इज़ डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मायोकार्डियल टिश्यू, ये कंडीशन है तो उसको हम कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है क्रोनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। किसी पेशेंट को एमआई हुआ, वो अब मेंटेनेंस थेरेपी पे है, फॉलोअप पे है, वो है क्रोनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, स्टेबल पेशेंट है। उसके बाद आती है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में दो चीज़ें शामिल हैं, अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को मज़ीद फिर उसको डिवाइड किया जाता है, एक है एनस्टेमी, एक है स्टेमी। एनस्टेमी को हम कहते हैं नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दूसरा है एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में डिफरेंशिएट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है ईसीजी और कार्डियक बायोमार्कर्स। तो इन पे हम आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है ड्यूरेशन का। जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है उसकी डेफिनेशन में जो ड्यूरेशन है वो है ग्रेटर देन 10 मिनट्स टू 30 मिनट्स। यही ड्यूरेशन अनस्टेबल एंजाइना का होगा, यही ड्यूरेशन एनस्टेमी का होगा और यही ड्यूरेशन होगा स्टेमी का। ठीक है। अब जो स्टेबल एंजाइना है उसकी जो डेफिनेशन है ग्रेटर देन 2 मिनट्स टू लेस देन 10 मिनट्स, ये हो गया स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना और एमआई की ग्रेटर देन 10 टू 30 मिनट्स। दूसरे नंबर पे हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स दोनों में सेम हो गए। क्या होगा? चेस्ट पेन होगा, डिफ्यूज चेस्ट पेन। पेशेंट से जब पूछेंगे दर्द कहाँ पे हो रहा है तो वो ऐसे हाथ रखेगा, डिफ्यूज चेस्ट पेन होगा। स्वेटिंग, रेडिएशन ऑफ पेन टू लोअर जा, रेडिएशन ऑफ पेन टू लोअर जा, टीथ या शोल्डर्स की तरफ, वो आर्म्स की तरफ मूव करेगा। उसके बाद वोमिटिंग की एपिसोड हो सकती है। टैकीकार्डिया होगा और पेशेंट कहेगा कि मुझे यहाँ पे ऐसे प्रेशर फील हो रहा है, प्रेशर कहेगा कि यहाँ पे कुछ किस चीज़ ने मुझे जकड़ा हुआ है। ये चीज़ें हो गई। अब डिफरेंस ये है क्लिनिकल फीचर्स में, एमआई के अंदर यही फीचर्स होंगे लेकिन वो थोड़े से सवेयर होंगे एज कम्पेयर टू अनस्टेबल एंजाइना। तीसरे नंबर पे हैं चेंजेस इन ईसीजी। अब अनस्टेबल एंजाइना में जो ईसीजी चेंजेस होंगी वो होंगी एटिपिकल। एटिपिकल मीन्स देयर इज नो टिपिकल एसटी एलिवेशन ऑन द ईसीजी। इसमें क्या होगा? एसटी डिप्रेशन मिल सकती है आपको, या उसके बाद आपको टी वेव चेंजेस मिल सकती हैं, टी वेव चेंजेस। ये हो गई अनस्टेबल एंजाइना की बात। अब आते हैं हम एनस्टेमी की तरफ। अनस्टेमी में भी यही सेम चेंजेस हमें मिलेंगी, इसमें कोई टिपिकल चेंजेस नहीं होगी। स्टेमी के अंदर जो है हमें मिलेगी एसटी एलिवेशन, एसटी एलिवेशन। अब क्वेश्चन हो कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अनस्टेबल एंजाइना एंड स्टेमी, तो उसमें क्या होगा कि हम ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी के ऊपर स्टेमी में क्या होगा? एसटी एलिवेशन होगी और अनस्टेबल एंजाइना के अंदर टिपिकल चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद है कार्डियक बायोमार्कर्स। कार्डियक बायोमार्कर्स अनस्टेबल एंजाइना में इंक्रीज नहीं होते, नॉर्मल रहते हैं। कार्डियक बायोमार्कर्स एंड स्टेमी में इंक्रीज रहते हैं, स्टेमी में भी इंक्रीज रहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछते हैं कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अनस्टेबल एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ऑन द बेसिस ऑफ कार्डियक बायोमार्कर्स। तो आपने क्या बताना है कि अनस्टेबल में नहीं होंगे, बाकी स्टेमी एंड स्टेमी में इंक्रीज होंगे। एटियोलॉजी क्या है? नॉन ऑक्लूसिव थ्रोम्बाई होगा इसमें, मतलब ऐसा थ्रोम्बस है नॉन ऑक्लूसिव जो कोरोनरी आर्टरी को पूरी तरह तो बंद नहीं कर रहा, ऑक्लूज नहीं कर रहा, लेकिन इतना है कि उसकी जो परफ्यूजन है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। नॉन ऑक्लूसिव थ्रोम्बस। इसी तरह एन स्टेमी में भी यही होगा, नॉन ऑक्लूसिव थ्रोम्बस होगा। स्टेमी के अंदर जो होगी कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, ईसीजी और कार्डियक बायोमार्कर्स। इनके ऊपर हमें डिसाइड करना है
कि पेशेंट जो है ना किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है। अब इसके बाद हमने देख लिया कि पेशेंट एनस्टेमी में है, स्टेमी में है या अनस्टेबल एंजाइना में है, तो उसकी फिर फर्दर गाइडलाइंस हैं कि उसको हमने ट्रीट किस तरह करना है। अब पेशेंट को हमने एग्जैक्ट कैटेगरी में रख लिया, उसके बाद हमने उसका मैनेजमेंट प्लान करना है और उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि एक पेशेंट जब ईआर में चेस्ट पेन के साथ आया है तो हमने किस तरह अप्रोच करना है, कौन से जो मेजर क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के वो हमने पूछने हैं और हमने उसके जो है ना इमीडिएट जो उसकी ट्रीटमेंट है वो करनी है, किस तरह करनी है। क्योंकि कार्डियोलॉजी के अंदर चेस्ट पेन की हिस्ट्री जो है वो 90% हमारा जो डायग्नोसिस है वो उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसकी ईसीजी नॉर्मल हो सकती है, फर्स्ट ईसीजी एंड 55% ऑफ द पेशेंट्स कमिंग विद चेस्ट पेन इज़ नॉर्मल। जो कन्वेंशनल बायोमार्कर्स हैं वो पहले 3 से 4 घंटे में नॉर्मल होते हैं। तो हमने हिस्ट्री लेनी है अच्छे से, तो उसकी बेस के ऊपर हमने उसको मैनेज करना है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने किस तरह प्लान करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब पेशेंट को हमने एग्जैक्ट कैटेगरी में रख लिया, उसके बाद हमने उसका मैनेजमेंट प्लान करना है और उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि एक पेशेंट जब ईआर में चेस्ट पेन के साथ आया है तो हमने किस तरह अप्रोच करना है, कौन से जो मेजर क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के वो हमने पूछने हैं और हमने उसके जो है ना इमीडिएट जो उसकी ट्रीटमेंट है वो करनी है, किस तरह करनी है। क्योंकि कार्डियोलॉजी के अंदर चेस्ट पेन की हिस्ट्री जो है वो 90% हमारा जो डायग्नोसिस है वो उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसकी ईसीजी नॉर्मल हो सकती है, फर्स्ट ईसीजी एंड 55% ऑफ द पेशेंट्स कमिंग विद चेस्ट पेन इज़ नॉर्मल। जो कन्वेंशनल बायोमार्कर्स हैं वो पहले 3 से 4 घंटे में नॉर्मल होते हैं। तो हमने हिस्ट्री लेनी है अच्छे से, तो उसकी बेस के ऊपर हमने उसको मैनेज करना है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने किस तरह प्लान करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।